क्रांतियों का युग 1815 में हमने पढ़ा कि जो जुत्सुपी मज़ीनी थे वो कैसे अपनी यंग इटली और यंग यूरोप नाम की गुप्त संगठन सीक्रेट सोसाइटी को बना रहे थे। अब उसके आगे की बात करते हैं कि जो 1830 है उस समय से लेके 1848 तक क्रांतियों का युग कहा जाता है। मतलब उस समय बहुत ज़्यादा क्रांति की गई यूरोप और इटली के आसपास के इलाकों में। और वो क्यों हुई, उनका जो रीज़न है वो हम समझते हैं। जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को मजबूत बनाने की कोशिश की, हम लोगों ने देखा 1815 वियना ट्रीटी में उन लोगों ने कोशिश की कि अपने आप को कैसे हम सुदृढ़ कर सकते हैं और कैसे दमन करने लगे वो क्रांतिकारियों का। तो जैसे जैसे जो रूढ़िवादी लोग थे वो अपनी व्यवस्थाओं को, अपनी ताकतों को मजबूत कर रहे थे, यूरोप के अन्य क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि 1815 में कैसे जो क्रांतिकारी थे वो उनको कहा जाता था जो रूढ़िवादी या जो राजतंत्र है उसके खिलाफ अगर आप अपना विचार रखते हैं तो आप क्रांतिकारी कहलाए जाएंगे। इटली और जर्मनी के राज्य, ऑटोमन साम्राज्य, सूबे, आयरलैंड, पोलैंड ही ऐसे कुछ क्षेत्र थे जहां सबसे ज़्यादा क्रांतियां की जा रही थी। इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी और राष्ट्रवादियों ने किया था, जो शिक्षित मध्यम वर्गीय विशिष्ट लोग थे। मतलब जो ऐसे लोग थे जिन्होंने दुनिया भर के बारे में पढ़ रखा था, जो मध्यम वर्गीय थे, तो जो अच्छा या बुरा समझ सकते थे, उन लोगों ने इस जो क्षेत्र है, क्रांतियां हैं, इनका नेतृत्व किया था। इसमें कौन कौन लोग थे? इसमें प्रोफेसर थे, स्कूली अध्यापक थे, क्लर्क थे, वाणिज्य व्यापार में लगे मध्यम वर्ग लोग थे। तो मतलब शिक्षित और मध्यम वर्ग लोगों ने 1830 से 1848 के बीच की जो क्रांतियां हैं उनमें सबसे ज़्यादा सहयोग किया था। प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ था। ये पढ़ने वाली बात है कि प्रथम विद्रोह सबसे पहले कहाँ हुआ था? 1830 में फ्रांस में जुलाई में किया गया था। बूर्बो राजा, जिन्हें 1815 के बाद रूढ़िवादी प्रतिक्रियाओं के दौरान सत्ता से बहाल कर दिया गया, उन्हें वहाँ से बहाल कर दिया गया, उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका था। मतलब उदारवादी क्रांतिकारी चाहते ही नहीं थे कि राजतंत्र रहे, तो ये बूर्बो राजा को वहाँ से हटा दिया गया था। उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र, है ना, जो हम लोगों ने पढ़ा था कि चलो जो किंग है, जो राजा है, वो तो रहेगा, लेकिन उसको चलना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग और उसको रखना पड़ेगा अपनी पीपल, अपनी जनता का ध्यान। जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? लुई फिलिप को, कि आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन भी है और आपके पास जनता भी है और आप नाम के किंग भी हैं, राजा भी हैं। मैटरनिक ने एक बार यह टिप्पणी की थी कि जब भी फ्रांस छींकता है बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये बहुत फेमस लाइन है और इसे आप ज़रूर याद करें। ये MCQ 1 वर्ड, और कई बार ये जो सेंटेंस है इसको देकर पूछ लेते हैं कि इसके बारे में आप क्या जानते हैं, विवरण से लिखिए। तो जब फ्रांस छींकता है, मतलब उन मैटरनिक का कहना था कि जैसे ही क्रांतिकारी फ्रांस में अपना क्रांतिकारी उभरते हैं, वो बाहर निकलते हैं, वैसे ही पूरे यूरोप के लोग सतर्क हो जाते हैं और सबको राजतंत्र से छुट्टी चाहिए होती है, सबको राष्ट्रवाद चाहिए होता है। तो मैटरनिक ने ये कहा था कि जब भी फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को भी सर्दी जुकाम हो जाता है। जुलाई क्रांति से ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया था। जब जुलाई में क्रांति हुई थी उस टाइम जो ब्रसेल्स जगह थी वहाँ पे भी विद्रोह भड़क गया था, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया था। ये समझने वाली बात है थोड़ा सा यहाँ पे कि जो ब्रसेल्स था वो पहले नीदरलैंड का ही पार्ट था, लेकिन क्रांतियाँ होने की वजह से यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से जो ब्रसेल्स है वो अलग हो गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया था। ऐसी एक घटना घटी जिसमें जितने भी शिक्षित वर्ग थे उनमें राष्ट्रीय भावनाएं बहुत तेजी से संचार कर गईं। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, ये वो टाइम था जब यूनान में भी लोग स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। तो जैसे ही लोगों को पता चला, यूरोप के लोगों को, यूरोप के जो शिक्षित लोग थे
कि यूनान को भी स्वतंत्रता संग्राम वहाँ भी चल रहा है, तो उन लोगों में और ज़्यादा राष्ट्रीय भावना संचारित होने लगी। 15वीं शताब्दी में यूनान ऑटोमन साम्राज्य का एक हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में प्रारंभ हो गया था। ये पूछा जाता है कि यूनान में जो संघर्ष है वो कब शुरू हुआ, तो 1821 में आरंभ हुआ था। यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का समर्थन भी मिला। उनका मानना था कि जो ये प्राचीन यूनानी संस्कृति है ये बहुत अच्छी है, वो उसके प्रति सहानुभूति भी रखते थे। कवियों कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की। मतलब जो कवि और कलाकार थे यूनान के, उन्होंने बोला कि यूरोपीय जो सभ्यता है, जो सिविलाइजेशन है यूरोप का, उसका सबसे पहला जो उद्घाटन किया था, या सबसे पहला जो जहाँ पे वो इस्टेब्लिश हुआ था वो यूनान था। तो उसको वहाँ का पालना बताकर प्रशंसा की गई। लेकिन यूनान उस टाइम कैसा था, एक मुस्लिम साम्राज्य था, विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। मतलब वो मुस्लिम था, उसके बाद भी उन्होंने यूनान के लिए संघर्ष में जनमत, जो लोग थे, जो वहाँ की जनता थी, उनको एक साथ बुलाया। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया। इनका नाम भी कई बार पूछ लेते हैं कि लॉर्ड बायरन कौन थे। तो ये एक अंग्रेज कवि थे, पोएट थे, जिन्होंने धन इकट्ठा किया था यूनान के संघर्ष के लिए। युद्ध में लड़ने भी गए थे और 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई थी। 1832 की कस्तूनतूनिया की संधि में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी गई। मतलब 1821 में तो उन्होंने संघर्ष शुरू किया था, 1824 में लॉर्ड बायरन की मृत्यु हो गई बुखार की वजह से। वो जगह जगह जाकर धन इकट्ठा करते थे, जिससे कि जो यूनान है उसको फ्री किया जा सके, उसके संघर्ष में उस धन को यूज़ किया जा सके इसलिए। और फाइनली लास्ट में 1832 में कस्तूनतूनिया, जिसे कॉन्स्टेंटिनोपल भी कहते हैं, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल या फिर कस्तूनतूनिया की संधि के नाम से भी जाना जाता है, ये उस जगह का नाम है तो जहाँ पर ये संधि की गई थी, जिसे हम आज के टाइम पे इस्तांबुल नाम से जानते हैं, ये उसी जगह का प्राचीन नाम है, या आप कह सकते हैं कि 18वीं 19वीं शताब्दी के मध्य का नाम है। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना मिल गई। तो यहाँ पर 3 मुख्य क्वेश्चन बनते हैं आपके कि यूनान में क्रांति कब शुरू हुई, लॉर्ड बायरन कौन थे, या कौन अंग्रेज कवि थे जो कॉन्स्टेंटिनोपल या कस्तूनतूनिया की संधि के आसपास या यूनान के संघर्ष में बहुत काम आए। और दूसरा था कस्तूनतूनिया की संधि कब हुई, 1832 में, या फिर 1832 में कौन सी संधि की गई। ये कुछ मुख्य क्वेश्चंस हैं जिनका आपको ध्यान देना है। मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा डिटेल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।